उस घर की दीवारें भी जानती थी कि कुछ टूट रहा है। रात के 2 बजे थे जब सावित्री देवी अपने कमरे से निकली, हाथ में एक पुरानी तस्वीर थामे, आंखें खुली हुई पर भीतर से कहीं बंद। उनके पांव कालीन पर बिना आवाज के फिसलते रहे, जैसे वो इस घर में नहीं, किसी और ही दुनिया में चल रही हों। उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, फिर बंद किया। बाहर का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया और वो वहीं खड़ी रह गई, उस अंधेरे में किसी को पुकारती हुई जो वहां था ही नहीं। मीठी, मीठी कहाँ गई तू? उनकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ माँ और दादी की आवाज में होता है, एक ऐसा दर्द जो सीने से नहीं, रूह के किसी गहरे कोने से उठता है। सावित्री देवी 75 साल की थी, पर उनका चेहरा इससे कहीं ज्यादा बूढ़ा लगता था। जिंदगी ने उन्हें वो सब दिया था जो एक औरत मांगती है, और वो सब छीन भी लिया था जो वो कभी मांगना नहीं चाहती थी। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, जैसे किसी ने एक रात में ही रंग उड़ा दिया हो। उनकी आंखें भूरी थी, गहरी, और उनमें कभी कभी ऐसी रोशनी आती थी जो लगती थी पुरानी यादों की लौ है, टिमटिमाती, बुझती, फिर जलती। उनकी बेटी कमला ने उन्हें उस रात ढूंढा, बाहर के दरवाजे पर खड़े खड़े। कमला की उम्र 50 के करीब थी, बालों में सफेदी आने लगी थी, आंखों के नीचे थकान की लकीरें थीं जो अब मिटती नहीं थी। उसने मां को धीरे से भीतर लिया, उनके कंधे पर हाथ रखा, पर उसकी आंखों में ममता और डर दोनों एक साथ तैर रहे थे। मां, रात को बाहर क्यों आई? ठंड लग जाएगी। सावित्री देवी ने कमला की तरफ देखा, और उस एक पल में कमला का दिल धक से रह गया, क्योंकि मां की आंखों में उसके लिए कोई पहचान नहीं थी। बिल्कुल खाली, जैसे एक दर्पण जिसमें से परछाई ही चली गई हो। तू कौन है? सावित्री देवी ने पूछा। कमला ने होंठ काटे। यह पहली बार नहीं था, पर हर बार यह सुनना उतना ही तेज चुभता था जितना पहली बार चुभा था। डॉक्टरों ने इसे एक नाम दिया था, एक बड़ा, भारी नाम जो मुंह में आते ही जीभ को भारी कर देता था। उन्होंने कहा था कि यह बढ़ेगा, धीरे धीरे, जैसे कोई नदी अपने किनारों को खाती जाती है। पहले छोटी बातें जाएंगी, फिर बड़ी, फिर एक दिन सब कुछ। कमला ने हर बात सुनी थी, सिर हिलाया था, घर आकर अकेले में रोई थी। पर जो बात डॉक्टर नहीं समझा सका, वो यह था कि सावित्री देवी की एक याद थी जो अभी तक नहीं गई थी। मीठी, उनकी पोती, कमला की बेटी, जो 3 साल पहले शहर छोड़ गई थी पढ़ाई के लिए, और जिसकी आवाज अब सिर्फ फोन की स्क्रीन से आती थी, जिसका चेहरा सावित्री देवी की बिखरती हुई स्मृतियों में एक ऐसी तस्वीर की तरह टिका हुआ था जिसे कोई भी आंधी उड़ा नहीं पाई थी। वो पुरानी तस्वीर जो सावित्री देवी रात को थामे चल रही थी, उसमें एक छोटी सी लड़की थी, कोई 12 साल की, हंसती हुई, आंखों में शरारत, गालों पर धूप। पीठ पर एक झोला था और वो किसी पहाड़ी रास्ते पर दादी का हाथ थामे खड़ी थी। मीठी, जिसे दादी सब भूलकर भी नहीं भूली थी। उस रात कमला ने मां को बिस्तर पर लिटाया, उनके माथे पर हाथ फेरा, और जब मां की आंखें बंद हुई तो उन्होंने धीरे से कहा, मीठी, आजा बेटा। कमला बाहर निकली, दरवाजा भिड़ाया, और दीवार से टिककर आंखें मूंद ली। उसने मीठी को पिछले 6 महीनों से नहीं बुलाया था, क्योंकि मीठी के आने की एक कीमत थी, और वो कीमत कमला जानती थी, इस घर को तोड़ देगी।
मीठी को आखिरी बार कमला ने उस दिन बुलाया था जब उसके पिता यानी कमला के पति राजेश घर छोड़कर गए थे। वो भी बिना कुछ कहे, बिना कोई चिट्ठी, बस एक सुबह उनकी चप्पलें दरवाजे पर नहीं थी और अलमारी आधी खाली थी। मीठी उस वक्त दिल्ली में थी, पहले साल की परीक्षाएं थी और कमला ने उसे फोन पर रोते हुए बताया था, आवाज दबाते हुए, जैसे रोने में भी किफायत करनी हो। मीठी उसी शाम ट्रेन में बैठ गई थी, बिना सोचे, बिना सामान उठाए ठीक से। और उसी आने में वो बात हुई थी, वो बात जो कमला ने आज तक किसी से नहीं कही थी, जो उसने अपने सीने में इस तरह दबाकर रखी थी जैसे कोई जख्म जिसे हवा लगी तो और जल उठेगा। मीठी जब घर आई थी, उसकी आंखें लाल थी पर हाथ मजबूत थे। उसने दादी को गले लगाया, माँ को संभाला और फिर रात को जब कमला थककर सो गई, वो दादी के कमरे में बैठी रही, उनके पांव दबाती रही। सावित्री देवी उस वक्त ठीक थी, यानी उतनी ठीक जितना वो उन दिनों होती थी। यादें अभी पूरी तरह बिखरी नहीं थी, बस कभी कभी कोई धागा हाथ से छूट जाता था। उन्होंने मीठी का हाथ थाम लिया था और कहा था, तू जाना मत बेटा, यहीं रह, इस घर को तेरी जरूरत है। मीठी ने कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखें भर आई थी। और अगले दिन जब वो जाने लगी, एक काम था जो उसने किया। उसने अपने पिता का पता ढूंढ निकाला, उनके पुराने दोस्त से, उस दोस्त से जो हमेशा से कमला को पसंद नहीं था। उसने राजेश को फोन किया, सीधे, बिना कापे, और जो बातें हुई वो बातें कमला ने दरवाजे की दरार से सुन ली थी। राजेश ने कहा था कि वो वापस आना चाहते हैं, पर एक शर्त पर। शर्त यह थी कि मीठी दिल्ली नहीं जाएगी, पढ़ाई छोड़ देगी, यहीं रहेगी और घर को संभालेगी। उनके हिसाब से लड़कियों का इतना दूर जाना ही इस घर के टूटने की वजह थी। मीठी ने फोन रख दिया था। फिर वो बाहर आई थी, माँ की आंखों में झांका था और कमला ने देखा था। उस झांकने में एक सवाल था जिसका जवाब कमला के पास नहीं था। मीठी ने कुछ नहीं पूछा, कमला ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों जानती थी कि दरवाजे की वो दरार सिर्फ लकड़ी में नहीं थी। उस दिन के बाद से कमला ने मीठी को घर नहीं बुलाया, राजेश भी नहीं आए, और यह घर एक ऐसा घर बन गया जहां सिर्फ दो लोग थे, एक माँ जो भूल रही थी और एक बेटी जो याद रखते रखते थक रही थी। उस रात दीवार से टिकी कमला ने अपना फोन निकाला। मीठी का नंबर स्क्रीन पर आया। उसने कितनी बार यही किया था, नंबर खोला, देखा, बंद कर दिया। पर आज माँ की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी, वो कमजोर, टूटी हुई आवाज जो अंधेरे में किसी को पुकार रही थी। मीठी, मीठी कहाँ गई तू? कमला की उंगली कांपी। उसने कॉल का बटन दबाया। एक बार, दो बार, तीन बार, और तभी जब वो फोन काटने वाली थी, उधर से आवाज आई, माँ। एक शब्द, बस एक शब्द, पर उस एक शब्द में इतने साल की दूरी थी, इतनी चुप्पियां थी, इतने अनकहे सवाल थे कि कमला का गला भर आया और वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ, सब ठीक है? दादी। मीठी की आवाज में डर था। कमला ने एक सांस ली, गहरी, जैसे डूबने से पहले कोई पानी की सतह छू लेता है, और बोली, मीठी, तुझे आना होगा। और उधर एक लंबी, भारी खामोशी थी जिसमें वो सारे सवाल थे जो अभी तक किसी ने नहीं पूछे थे।
मीठी अगली सुबह के पहले उजाले में दरवाजे पर खड़ी थी, बाल अधखुले, आंखों में रात भर की यात्रा और उससे भी पुरानी कोई थकान। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस हाथ रखा उस पर, जैसे पहले यह जानना हो कि यह घर अभी भी उसे पहचानता है या नहीं। कमला ने दरवाजा खोला तो दोनों एक पल के लिए वहीं थम गईं। दहरी के इस पार और उस पार, जैसे दो नदियां जो बरसों से अलग अलग बहती रही हों और आज किसी मोड़ पर फिर मिल रही हों, यह जानते हुए भी कि मिलना आसान नहीं होगा। कमला ने कुछ नहीं कहा, मीठी ने कुछ नहीं कहा, पर मीठी अंदर आ गई और कमला ने दरवाजा बंद किया और उस बंद होने की आवाज में जैसे बहुत कुछ तय हो गया। दादी, मीठी ने धीमे से पूछा। सो रही है? रात भर बेचैन रही, अभी कुछ देर पहले आंख लगी। मीठी ने अपना थैला रखा और सीधे दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमला पीछे खड़ी रही, देखती रही। मीठी ने धीरे से दरवाजा खोला और उस कमरे की बासी हवा में जो पुरानेपन की गंध थी, कपूर की, अजवाइन की और किसी ऐसी चीज की जिसे उम्र कहते हैं, वो अंदर चली गई और सावित्री देवी के पलंग के पास बैठ गई, जमीन पर, बिना कुर्सी मांगे, जैसे बरसों पहले बैठती थी। सावित्री देवी की सांसें उठ गिर रही थी। उनका चेहरा नींद में भी किसी उलझन में था, होंठ थोड़े हिल रहे थे जैसे अभी भी कोई नाम पुकार रहे हों। मीठी ने धीरे से उनका हाथ उठाया, अपनी हथेली में रखा और बस वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद सावित्री देवी की पलकें कांपी, खुली, छत देखी, फिर धीरे धीरे नीचे आईं और जब उनकी आंखें मीठी पर टिकीं, तो उनमें पहले एक पल का अंधेरा था, वो अंधेरा जो भूलने की बीमारी देती है, वो खालीपन जिसमें चेहरे, नाम, रिश्ते सब धुंधले हो जाते हैं। पर फिर जैसे किसी दिए में तेल पड़ा हो, वो आंखें जल उठीं। मीठी, एक शब्द, पर उस एक शब्द में कोई संदेह नहीं था, कोई खोज नहीं थी, कोई अटकन नहीं थी। जो याददाश्त बेटे का नाम भूल गई थी, जो कल की बात याद नहीं रख पाती थी, उसने पोती का चेहरा एक पल में पहचान लिया, जैसे यह चेहरा किसी ऐसी जगह लिखा था जहां बीमारी की पहुंच नहीं थी। मीठी की आंखें भर आईं। उसने दादी का हाथ दोनों हथेलियों से भींच लिया और सिर झुका दिया उनकी गोद में, ऐसे जैसे बरसों की भागदौड़ के बाद कोई आखिरकार घर पहुंचा हो। सावित्री देवी ने कांपते हाथ से मीठी के बाल सहलाए, धीरे धीरे, जैसे यह काम वो तब से करती आ रही हैं, जब मीठी बहुत छोटी थी और घुटनों के बल चलती थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल धीमे, मैं जानती थी तू आएगी, मैं जानती थी। कमला दरवाजे पर खड़ी थी, भीतर नहीं आई। उसने यह सब देखा और उसकी आंखों से आंसू उतरे, चुपचाप, बिना किसी हिचकी के, वैसे जैसे पुरानी दीवारों से बारिश का पानी रिसता है, कोई आवाज नहीं, बस एक धीमी, लगातार धारा। बाद में जब दादी फिर सो गई, हाथ अभी भी मीठी के हाथ में, मीठी उठी और माँ के पास आई। दोनों रसोई में बैठ गईं, चाय की केतली चढ़ाई और वो सारी बातें जो 6 महीनों से, कुछ बरसों से, शायद जिंदगी भर से अनकही थी, एक एक करके बाहर आने लगी। राजेश का नाम आया, उस रात की बात आई, दरवाजे की दरार वाली बात आई। मीठी ने कहा, माँ, मैंने पापा को बताया था कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पर यह भी बताया था कि घर को मैं अकेले तुम पर नहीं छोड़ूंगी। कमला ने उसे देखा, तुमने कभी पूछा नहीं? मीठी ने कहा,
और तुमने कभी बताया नहीं। दोनों एक पल के लिए चुप रहीं। फिर कमला ने हल्के से मुस्कुराया, टूटी हुई मुस्कान जिसमें माफी थी, राहत थी और वो अजीब सी गर्मी थी जो सिर्फ माँ और बेटी के बीच होती है। उस दिन के बाद मीठी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिल्ली जाने से पहले उसने एक काम किया। उसने एक घर के पास की नर्सिंग सेवा से एक देखभाल करने वाली बुआजी को तय किया, दादी के लिए, और कमला को समझाया कि मांगना कमजोरी नहीं होती। राजेश वापस नहीं आए और कमला को धीरे धीरे समझ आया कि कुछ दरवाजे बंद हो जाए तो घर छोटा नहीं होता, बस उसकी हवा बदल जाती है। सावित्री देवी आज भी बहुत कुछ भूलती हैं। कभी कभी बेटे का नाम, कभी कभी यह भी कि सुबह हुई है या शाम। पर हर बार जब मीठी का फोन आता है और उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, वो एकदम सीधी हो जाती है और बोलती है, बिना एक पल के लिए भी रुके, मेरी मीठी। जैसे यह नाम उनकी याददाश्त के सबसे गहरे, सबसे सुरक्षित कोने में रखा है, जहां वक्त की पहुंच नहीं, बीमारी की पहुंच नहीं, किसी भी टूटन की पहुंच नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो याद नहीं किए जाते, जो बस होते हैं, सांस की तरह, धड़कन की तरह, उस पहली लोरी की तरह जो दादी ने तब गाई थी जब मीठी इस दुनिया में बस आई ही थी और उसे कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि जिन हाथों में वो थी, वो हाथ उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी को अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।